हेलो स्टूडेंट, बीएससी पार्ट सेकंड के विद्यार्थी। अभी तक हम बैक्टीरिया के अलैंगिक जनन के विभिन्न प्रकारों के वर्णन का अध्ययन किया था। आज हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए बैक्टीरिया में लैंगिक जनन की जो विधियां अपनाई जाती हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। और उसमें सबसे पहले हम अध्ययन करने वाले हैं संयुग्मन यानी कि कॉन्जुगेशन की। कॉन्जुगेशन का अध्ययन इश्चीरिया कोलाई नामक बैक्टीरिया में किया गया है। इश्चीरिया कोलाई जो कि मनुष्य की आंत में रहता है और इसमें संयुग्मन क्रिया दाता कोशिका तथा ग्राही कोशिका के मध्य होती है और ये कोशिकाएं हैप्लॉइड प्रकार की होती हैं। हैप्लॉइड बच्चों आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हैं। n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यदि किसी सेल के अंदर हैं तो वो हैप्लॉइड होती हैं और 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स उपस्थित होते हैं तो वो डिप्लॉइड होती हैं। संयुग्मन क्रिया के दौरान इन दोनों कोशिकाओं के मध्य एक ब्रिज यानी सेतु का निर्माण होता है और जिसके द्वारा आनुवंशिक पदार्थ दाता कोशिका से ग्राही कोशिका में प्रवेश करता है। सामान्यतः ये देखा गया है कि डोनर सेल से जेनेटिक मटेरियल का एक छोटा सा अंश रिसेप्टर सेल को दिया जाता है। इस प्रकार जो रिसीव करने वाली सेल है या जो ग्राही कोशिका है वो द्विगुणित हो जाती है, लेकिन उनमें से कुछ लक्षणों का निर्धारण करने में ही सक्षम हो पाती है। इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट का जो खोज करने का श्रेय है वो लेडरबर्ग और टॉटम को अमेरिकी वैज्ञानिक थे। उन्होंने इसको देखा था और इस प्रकार के लैंगिक जनन का बैक्टीरिया में सर्वप्रथम विवरण इनके द्वारा दिया गया था। कोशिकाओं की डोनर प्रभेद को हम F+ और रेसिपिएंट वाले को हम F- कहते हैं। आप इस डायग्राम में देख रहे हैं बच्चों, बैक्टीरियल सेल है ना, दो बैक्टीरियल सेल देख रहे हैं आप। जो F+ मेल जो हमने डिज़ाइन करी हुई है जिसके अंदर एक F फैक्टर आपको नज़र आ रहा है और जो F- सेल है उसके अंदर ये F फैक्टर नहीं है। दोनों के मध्य एक कॉन्जुगेशन ट्यूब का निर्माण हो रहा है और कॉन्जुगेशन ट्यूब के निर्माण के पश्चात ये F फैक्टर डोनर से रेसिपिएंट सेल के अंदर प्रवेश कर जाता है और इस प्रकार पूरा पार्ट नहीं जाता, कुछ ही पार्ट रेसिपिएंट सेल के अंदर प्रवेश करता है। और कॉन्जुगेशन के पश्चात आप ये देख रहे हैं कि F- सेल भी F+ सेल के अंदर परिवर्तित हो जाती है, क्योंकि डीएनए का कुछ अतिरिक्त भाग उस कोशिका में पहुंच जाता है। डीएनए में सेल प्रतिलिपिकरण की क्षमता होती है, यानी कि डुप्लीकेशन ये कर सकता है। तो बाकी का जो शेष भाग है वो डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन के द्वारा ये अपना पूर्ण कर लेता है। F कारक डीएनए के एक अणु का बना होता है जिसका अणुभार 2,50,000 होता है और जो जीवाणुीय क्रोमोसोम्स है या बैक्टीरियल जीनोम है इसका लगभग 1/40वां भाग होता है। हर सेल में एक ही F फैक्टर पाया जाता है और हर बार विभाजन के बाद ये रेप्लिकेट हो जाता है। आप एक बार डायग्राम में देख रहे हैं कि जीवाणु कोशिका का जीनोम और इसी के साथ F फैक्टर को भी इसमें दृष्टिगत किया गया है। जब ई कोलाई के दो प्रभेद F+ और F- दो कोशिकाएं संपर्क करती हैं तो F+ स्ट्रैंड को हम मेल सेल भी कहते हैं और इस मेल सेल से फीमेल सेल वो होगी जो कि F- होगी और मेल सेल से जेनेटिक मटेरियल F- सेल की ओर जाएगा। इसके लिए देखो बच्चों, मैंने आपको बैक्टीरिया के ऊपर
कुछ जुड़ने के लिए संरचनाएं बताई थी जिनको हम पिल्लाई कहते हैं, जो कि किसी भी आधार से जुड़ने में सहायक होती हैं। इन्हीं में से कुछ पिल्लाई सेक्स पिल्लाई के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं, जिसको कॉन्जुगेशन ट्यूब कहते हैं, संयुग्मन नलिका कहते हैं। और इस बीच में से एफ कारक जो कि वृत्ताकार दोहरे डीएनए से बना होता है और कोशिका द्रव्य में मुक्त रूप से पाया जाता है, एक स्थान से टूटकर रेखीय प्रकार का बन जाता है, लीनियर प्रकार का बन जाता है और स्वयं की प्रतिकृति बनाता है। ये रेप्लिकेटेड पार्ट संयुग्मन नलिका से होकर F- प्रभेद अर्थात कि मादा कोशिका के साइटोप्लाज्म में आ जाता है। इस प्रकार अब जो फीमेल सेल है या मादा सेल है वो भी F+ कारक की उपस्थिति के कारण F+ प्रकार की यानी कि नर प्रकार की बन जाती है। ये चीज़ देखी गई है कि F+ प्रकार के जो नर होते हैं वो स्ट्राइल प्रकार के होते हैं, बंधे प्रकार के होते हैं। और जब ये संयुग्मन होता है तो संयुग्मन के पश्चात F+ नर व मादा F- कोशिकाएं बाहर जो लेती हैं उनके फलस्वरूप बंधे प्रकार के नर यानी कि F+ प्रकार के प्रभेद प्राप्त होते हैं और वो भी डोनर बन जाते हैं। अब हम आगे एक और संरचना के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। इसको हम बोलते हैं हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन यानी कि HFR। F कारक का पारगमन तो अभी आपने देख ही लिया है और F फैक्टर का जो पारगमन होता है वो बैक्टीरियल जीनोम पे निर्भर ना होकर स्वतंत्र रूप से होता है, फ्रीली होता है। इसलिए अधिकांश परिस्थितियों में F कारक का पारगमन एक बड़ी संख्या में हो सकता है, जबकि जो क्रोमोसोमल जीनोम है उसका पारगमन बहुत ही कम होता है। अतः हम क्या करते हैं, F+ स्ट्रेन्स में से ऐसे डोनर स्ट्रेन्स को अलग करते हैं। डोनर स्ट्रेन का मतलब होता है दाता प्रभेदों को अलग किया जाता है जिनमें गुणसूत्री जीन अर्थात क्रोमोसोमल जीनोम का भी पारगमन उच्च बारंबारता यानी हाई फ्रीक्वेंसी से करने की क्षमता पाई जाती है। और जो ये कर सकते हैं बैक्टीरिया, उन्हें हम हायर फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट्स यानी कि HFR स्ट्रेन कहते हैं। इस फैक्टर के इंटीग्रेशन से यानी कि F फैक्टर और क्रोमोसोमल बैक्टीरियल जीनोम, इन दोनों के जुड़ने से आपको HFR स्ट्रेन की प्राप्ति होती है। आप डायग्राम में देख रहे हैं बच्चों, एक बैक्टीरियल जीनोम है और साथ साथ एक F फैक्टर भी है। दोनों के इनकॉर्पोरेशन से या जुड़ने से या इंटीग्रेशन होने से हमें एक बैक्टीरियल जीनोम प्राप्त होता है। HFR स्ट्रेन्स को हाई फर्टिलिटी कंटेनिंग मेल सेल्स मानते हैं क्योंकि इनमें F कारक के साथ कोशिकीय गुणसूत्र का कुछ अंश भी मादा कोशिकाओं में पारगमन की क्रिया करता है। जब दो कोशिकाएं HFR और F- विभेदों को संपर्क करती हैं तो इनके मध्य संयुग्मन नलिका बनती है और वृत्ताकार डीएनए अणु एक स्थान से टूट जाता है और रेखीय प्रकृति का हो जाता है, लीनियर प्रकृति का हो जाता है एवं F कारक और इसके पीछे वाले सिरे से जुड़ जाता है। डीएनए अणु की प्रतिकृति बनने की क्रिया संयुग्मन नलिका के निकट होती है और नव संश्लेषित डीएनए यानी कि न्यूली फॉर्म डीएनए कॉन्जुगेशन ट्यूब से होकर मादा कोशिका में स्थानांतरण की क्रिया करती है।
नेचर में ये संयुग्मन की क्रिया बहुत कम समय के लिए होती है और डीएनए का अणु का कुछ ही अंश मादा कोशिका में प्रवेश करता है और एफ कारक डीएनए अणु के पश्च सिरे से जुड़ा रहता है। अतः बहुत ही मुश्किल से ये मादा कोशिका में प्रवेश कर पाता है। नए डीएनए में प्रवेश किए हुए अणु के जीन्स जो इस डीएनए के अंश पर स्थित होते हैं मादा अणु पर होमोलोगस जीन पे को रिप्लेस करते हैं और इसके रिजल्टेंट रिकॉम्बिनेंट जेनेटिक मटेरियल बनता है। ये रिकॉम्बिनेंट जेनेटिक मटेरियल नर लक्षण भी रखता है जो कि पारगमित डीएनए अंश के साथ स्थानांतरित होकर एचएफआर स्ट्रेन से प्राप्त हुए हैं। ई कोलाई के पूर्ण गुणसूत्र की प्रतिकृति बनने में 89 मिनट्स का समय लगता है। अतः इसके गुणसूत्र की जो लंबाई है वो 90 समय इकाई मानते हैं। एफ पिल्लस जो कि संयुग्मन नलिका बनाती है उसमें 2 या 3 काफ़ी लंबी खोखली रचनाएं होती हैं और ये पिल्लाई विशिष्टता युक्त होती है और संयुग्मन हेतु स्ट्रेन को पहचानने की क्षमता युक्त होती है और नर व मादा कोशिकाओं के मध्य ब्रिज बनता है। संयुग्मन क्रिया के दौरान ये संयुग्मन नलिका शीघ्र टूट जाती है और प्रतिकृत डीएनए अणु का जीन युक्त कुछ अंश ही मादा कोशिका में प्रवेश कर पाता है और नर कोशिका के कुछ आनुवंशिक पदार्थ का स्थानांतरण मादा में हो पाता है जिससे पुनर्योगज यानी कि रिकॉम्बिनेंट प्रकार का आनुवंशिक पदार्थ बनता है। ओके बेटा, थैंक यू।